तो ठीक है, किसी को दे दिए होंगे तो आप जानिए, वो आपका जिम्मेदारी है। तो आज क्लास का 6वां दिन है। क्लास के 6वां दिन में जो हम लोग को पढ़ना है, द्रव्यमान प्रतिशत की विलयन में नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है इन दोनों के बीच में। हाँ, वो बताएंगे हम। अगला है फॉर्मलता, ये पढ़ेंगे। मोल प्रभाज, मोल प्रतिशत। आज इतना हेडिंग्स हम लोग को पढ़ना है और डिटेल्स समझना है, ठीक है। तो आप पहला हेडिंग करेंगे आप लोग, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की नॉर्मलता और मोलरता ज्ञात करना। पहला जो आप लोग का हेडिंग है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलता को कैपिटल एन से दिखाते हैं, और मोलरता ज्ञात करना। मोलरता है कि मोलरता है? मोलरता ज्ञात करना, मोलरता ज्ञात करना, मोलरता ज्ञात करना। पहला हेडिंग बनाइए। इसमें कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला का स्टडी करना है कि फार्मूला कैसे बनेंगे इसमें, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला सीखना है। हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दें। तो यहाँ नॉर्मलता n बराबर लिख दीजिए, नॉर्मलता n बराबर द्रव्यमान W/W% इंटू W/W% इंटू डी यानी डेंसिटी इंटू 10, डेंसिटी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 अपॉन। ये फार्मूला पे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस पे सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम ने पूछा है। उसके बाद से आपका ई हो जाएगा। ई का मतलब आप क्या जानते हैं? तुल्यांकी भार। ई का मतलब क्या जानते हैं? तुल्यांकी भार। तो पहला फार्मूला ये होगा, जहां सबका तीर मार के लिख देना ताकि आप समझ जाए। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता, ठीक। ये जो दिया हुआ है W/W%, इसका मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, यहां सामने है। और डी का मतलब घनत्व या डेंसिटी। ई का मतलब तुल्यांकी भार। ई का मतलब क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार। कोई दिक्कत? ई का मतलब तुल्यांकी भार। पहला फार्मूला ये है। दूसरा मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा? W/W% इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपान। ई के जगह पर सिर्फ क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। बस ये आपका अगला फार्मूला है मोलरता का। किसका फार्मूला है? कौन? नहीं, ये स्मॉल है, ये कैपिटल कर दो, बस ऐसे कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मोलरता हुआ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान प्रतिशत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? घनत्व हुआ, ठीक। m का मतलब क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान हुआ। क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान। तो इसको कैपिटल कर दूं, हो गया। इसको स्मॉल कर दूं, हो गया। चलो, मोलर द्रव्यमान कहिए या अणु भार कहिए? अणु भार कहिए या आणविक द्रव्यमान कहिए, या आणविक द्रव्यमान कहिए। कल की क्लास में कोई छुट्टी नहीं मारेगा, क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल न्यूमेरिकल सेशन है वो। ये समझ में आ गया? अब है फॉर्मूला। इस सब का न्यूमेरिकल कल पढ़ाए जाएंगे। फार्मूला को आप याद करके आइएगा। आज कौन सा दिन है? शनिवार को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ट सैटरडे को है। डिफिनीशन होगा, क्वेश्चंस में होंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा डिफिनीशन नहीं होगा। लिख लिए आप लोग? नोट करिए जल्दी। ऑनलाइन वाले भी नोट कर ले भाई, नहीं नोट करना हो तो कोई बात नहीं है। तार व्यवस्था करो तो निकाल रहा हूँ। चलें आदित्य, चलें
चलिए, पढ़ाई हो रहा है ना घर पे? टेस्ट में आप ही लोगों पे भरोसा है? हाँ, कि नीचे स्टॉप करेंगे ऊपर स्टॉप करें, आप लोग जाने। हाँ, कई बच्चे होते हैं नीचे स्टॉप करते हैं सब। हाँ हाँ। चलिए, तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की मोलरता और मोललता को क्या करना, ज्ञात करना। पहला ये, दूसरा हेडिंग करिए फार्मलता, फॉर्मेलिटी, फार्मलता। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, फार्मलता, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फॉर्मेलिटी, फार्मलता। बताएं अब, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, फार्मलता कराएगी। ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ठीक है। अब सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, सूत्र जानते हैं आप लोग ना, जैसे NaCl, HBr, ये सूत्र हो गया है। ये अणु के रूप में नहीं रहा, अब सूत्र के रूप में हो गया है, ठीक है, इसलिए सूत्र का प्रयोग करेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो लिखिए 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन लिख सकते हैं आप, किसी विलयन के, ये लिखिए किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों के संख्या को क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं, फार्मलता कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। इसे किससे दिखाएंगे जी, एफ से। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो कैपिटल एफ लिखिएगा, इसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं, दिखाते हैं, कैपिटल एफ से इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये रोज रोज ने गिर जा रहे हैं। कैपिटल एफ से क्या, कैपिटल एफ से क्या करते हैं, दिखाते हैं। चलिए, लिख लिए, कोई दिक्कत? ताप बढ़ने पर फार्मलता का मान घटता है या बढ़ता है? जैसे जैसे ताप बढ़ेगा फार्मलता का मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो ताप पर निर्भर करता है या नहीं, ताप बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत? अगर पूछ दे ताप पर फार्मलता का क्या एक्शन होता है, तो कह देना ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ताप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका यही एक्शन होता है, ठीक। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसा नौटंकी होता है कि नहीं, आप कहिए राम तो रामे कहिए, श्याम मत कहिए, ठीक। तो कुछ लोगों का एक्शन होता है, वो अपना तरीका है, तो इसमें भी अपना तरीका है। जो 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की जो संख्या होगी क्या कहलाएगी, फार्मलता कहलाएगी। इसको कैपिटल एफ से दिखाएंगे, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, कोई बताएगा? इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, इसका मात्रक कोई भी बताए, कोशिश करें, कोशिश करो अंजलि, बोलो बोलो, आप लोग ही बोलो। ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। स्पष्ट रूप से ग्राम प्रति लीटर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर ही मिलेगा स्पष्ट रूप से देखा जाए तो। बताया नहीं हूं, NaCl, KCl, CuSO4 यानी यौगिक के अणुओं के रूप में न होकर के सूत्र के रूप में।
जब इसका हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा, समझे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि कल की क्लास पूरी न्यूमेरिकल की होगी, तब तक वो आपकी प्रॉब्लम है, तब तक टेंशन में आप रहो ना। देखो, कुछ चीजें कंफ्यूजन में रखना लाभकारी इसलिए होता है कि उसी कंफ्यूजन की वजह से आप बार बार पढ़ेंगे, या तो बंद कर देंगे, दो ही ऑप्शन होगा। बंद कर दिए तो डर गए, आप बार बार पढ़े तो मतलब उसका आंसर ढूंढ रहे हैं आप। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है वही ना डॉक्टर के पास जाएगा, बोलो। तो तुम्हारे हिसाब से सबको मार मार के प्रॉब्लम वाला कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो हम कुछ कहाँ कहते हो, तुम कहने वाले कुछ छोड़ते भी नहीं हो। चलो हो गया ये, कोई दिक्कत। इसका फार्मूला लिखें, इसको एफ से दिखाते हैं, लिख लियो ना। तो एफ बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। एमएल में कर दे डायरेक्ट कि लीटर में रह दें, लीटर में रहने देते हैं, बात खत्म। लीटर में हो गया। अन्य फार्मूला इसे लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं अन्य, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा, ये बटा का चिन्ह लगाए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, बटा विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। अब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। विलेय का सूत्र द्रव्यमान माने भार बटे अणु भार। तो बतिया हो गया, तो पहले ही दूर नहीं हो जाएगा, पहले बतिया तो पूरा होने दे। अब देखो यहाँ, तो भाई कुछ तो अब एक बार हम बता देते तो तुम सही नहीं हो जाते। डॉक्टर अगर एक बार में तुम्हें ठीक कर सकता है, लेकिन 5 बार बुलाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए। तुम ही नहीं बुलाते होगे, 5-5 बार मरीज को बुलाता होगा, सुई लगाता होगा तो 20 रुपए लेता होगा, हैं? हाँ हाँ हाँ, मैंने डॉक्टरों को देखा है लूटते हुए। ऑनलाइन पैसा नहीं लेता है, ऑफलाइन लेता है सब। बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं ऑनलाइन पैसा तुमसे नहीं लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एक प्रूफ हो जाता है, ऑफलाइन का कोई प्रूफ नहीं है। मान के चलो आप ऑनलाइन, आपके पास हम पैसा भेज दिया, आपका क्या प्रूफ है, तो कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पता कर लेंगे क्या प्रूफ है। ऐसे ही सर जी का पैसा गवड़ा गया था, 8,000 संतोष सर का। क्या किए थे, बैंक में पैसा भेजाए थे, लेकिन वो डेबिट की जगह क्रेडिट कर लिए थे। और डेबिट क्रेडिट में आधा से अधिक लोग कंफ्यूज रहते हैं कि है का, ठीक है। तो जमा करने, जैसे वो गए निकाल, मतलब जमा करने गए, और क्या किया, जमा करने के बाद 8,000 पैसों ले लिया, 8,000 रुपये निकाल लिया इनके खातों से अंगुरी लगा के। चूंकि पैसा जमा करने के लिए अंगूठा की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो जमा हो जाता है। डालने के लिए अंगूठा क्या जरूरत पड़ेगा। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हेडिंग करिए मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको ठीक से पढ़ना है, मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है। इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है। आदित्य हमेशा बड़ी टेंशन में रहते हो क्या, कोई बात है? बतियाते रहते हो दोनों, थोड़ा सा पढ़ लो, मन लगा 1 घंटा बस। हाँ तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तुम इसके बारे में बतियाते हैं तो अति उत्तम, अगर अन्य बतियाते होते अति खराब। चलें, ये हो गया। मोल अंश हेडिंग करिए। मोल अंश का अन्य नाम क्या है, मोल प्रभाज। क्या कहेंगे, मोल प्रभाज। मोल अंश, मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, मोल प्रभाज, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत आ जाएगा, अब नोट कर लीजिए, इसमें लिखते चलिए पहले, उसके बाद समझ में आ जाएगा। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में
उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में उपस्थित, तो विलेय और विलायक इसमें दोनों हो सकते हैं, बिलियन कर लीजिएगा, किसी बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या डायरेक्ट कर लीजिएगा, या अवयव के मोलों की संख्या, अवयव कहिए या घटक कहिए, बात एक ही है। अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इसे x से दिखाते हैं, इसे x से दिखाते हैं। अब यहां पे देखिए, अवयव या घटक की बात कर रहा हूं ना, तो अवयव के मोलों की संख्या का मतलब क्या कह रहा है, तो अवयव जैसे कहा तो इसमें समझ जाएंगे आप, विलेय भी हो सकता है या विलायक भी हो सकता है। और नीचे वाले बिलियन स्पष्ट बता दिया है, नीचे वाला क्या होगा, बिलियन होगा। यानी अगर हम इसमें दो फार्मूले बनेंगे, इसमें कौन से फार्मूले बनेंगे, दो फार्मूले बनेंगे, एक्स ए यानी विलेय का मोल प्रभाज बन सकता है या विलायक का मोल प्रभाज बन सकता है, विलेय का मोल प्रभाज बन सकता है और विलायक का मोल प्रभाज। आप कभी भी याद रखना, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज दोनों को जोड़ा जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए, ना एक से अधिक होगा ना कम। अधिक या कम हुआ तो गलत है, अधिक या कम हुआ तो क्या है, गलत है। अब देखिए, अब निकालते हैं विलेय के मोल प्रभाज हम लोग। ए का मतलब विलेय ना होता है जी, एक्स का मतलब मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज। यहाँ पे देखो, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है, एक। कभी भी सॉल्व करेंगे तो एक के बराबर आएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019 बैच में पूछा था वो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के पहले हम लोग फार्मूला बोलेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अगर मोलों की संख्या को तो हम n से दिखाते हैं ना जी, मोलों की संख्या को तो हम n से दिखाते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या है तो क्या हो जाएगा, n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो। अब नीचे आ जाएगा विलयन के मोलों की संख्या, क्या आ जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब आपको पता है विलयन जो होगा, विलयन को तो हम भी से दिखाते हैं, तो अगर यहां पे एंटी दिखाएं तो एंटी का मतलब टी माने विलयन, आयन मतलब मोलों की संख्या, तो विलयन के मोलों की संख्या। इसको ऐसे लिखें या इसको तोड़ दें तो एन विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। कोई दिक्कत, तो हम विलयन के मोलों की संख्या को मन करे तो एंटी से दिखा दें या मन करे तो किसे दिखा दें, एन ए प्लस एन बी से दिखा दें। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं समझ में आई, नहीं आई, एक बार और देखिए। विलयन को हम किससे दिखाते हैं बाबू, टी से। ये पहली बात हुआ था हम लोगों के बीच में, पहली बात हुआ था ना सबसे पहले क्लास में। अब मोलों की संख्या को किसे दिखाते हैं, एन से। तो ये विलयन के मोलों की संख्या है ना, तो एन और टी, एन टी आ गया। विलेय को किसे दिखाते हैं, ए से, तो विलेय। अब मोलों की संख्या किसे दिखाते हैं, एन से, तो एन ए, तो एन ए दिखाया हूं।
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या है, विलयन है, यहाँ पे मोलों की संख्या, तो विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? ये समझे ना? तो इसको NT लिखिए या Na+NB लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको चाहे तो आप इस पर ये वाला साइड में कहीं लिख लीजिएगा NT बराबर, ये वाला साइड में कहीं बेटा लिख के डब्बा में कर लीजिएगा ऐसे। इसका मतलब भी लिख दे रहा हूं, ये विलयन के मोलों की संख्या है। किसका है? विलयन के, कहीं साइड में आप लिख लीजिएगा अपने याद के लिए, विलयन के मोलों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस में क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। विलेय विलायक नहीं समझ पा रहे हैं? विलयन में दो लोग रहते हैं, एक विलेय है और एक विलायक है। जिस दिन विलयन पढ़ाए थे उसी दिन पढ़ाए थे, ठीक है? तो वो चीज है। तब मोलों की संख्या से बात हो रही ना, पहले विलयन, विलेय और विलायक पढ़ लिए था, अब इसमें अन्य लोग जोड़े हैं, जैसे विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, तो ये विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को NT से और विलेय के मोलों की संख्या को Na से, विलयन के मोलों की संख्या को NT से और विलायक के मोलों की संख्या को NB से। कोई दिक्कत नहीं? समझे? समझ गए है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? अब देखिए, इस फार्मूले को आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट Na बटा क्या हो जाएगा? Na+NB। इसके जगह पे एक और क्या चीज कर सकते हैं, या करके मन करे तो इन सब के जगह पे, इतना पूरा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? NT। कोई दिक्कत है? दोनों बराबर भाई, तो क्या जगह ये भाई लिख सकते हैं ना, कौन दिक्कत ना बा? समझ में आ गई? ठीक बा, आगे बढ़ो। तो इतना लिख लिए हो आप लोग, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, वो साफ आएगा। चलिए अब XB, X B का मतलब विलायक, B का मतलब विलायक, X का मतलब मोल प्रभाज या मोलंश। तो यहाँ विलायक का मोल प्रभाज या मोलंश की बात हो रहा है, विलायक का मोल प्रभाज या मोलंश का बात हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम डायरेक्ट संकेत का प्रयोग कर देते, कोई दिक्कत? ऊपर क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा नीचे क्या हो जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब आप ही एक बात बता दो, विलायक होगा तो विलायक में सिर्फ विलायक को किसे दिखाते हैं? B से। अब मोलों की संख्या किसे दिखाते हैं? N से, तो इसको किसे दिखा देंगे? NB से। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? अब ध्यान दो, विलयन को किसे दिखाते हैं? T से। अब मोलों की संख्या को किसे दिखाते हैं? N से। तो क्या इसको हम NT से लिख सकते हैं? क्या इसको हम NT से लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो ये अगर T के जगह पे हम चाहें तो T के जगह पे Na+NB लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन जाएगा NB बटा NT, या आप लिख सकते हैं Na+NB। कोई दिक्कत है? अगर आपसे कभी प्रश्न करे विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आपसे DPP में दिया भी गया होगा वो प्रश्न, हाँ दिया गया है। 10वां नहीं है, विलयन की मोलरता 1 होती है, उसे क्या कहती तो अलग है। हाँ 5वां नंबर, एक विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोल अंश का योग कितना होता है? 1 होता है। तो सभी अवयव, तो विलयन में कौगो अवयव होता है? 2 गो, एक विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो विलेय हुआ, ये क्या हुआ? विलायक। तो दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? ये समझ गए फार्मूला? चलिए नोट कर लीजिए इसे। कितना हो भी, अगर मान के चलिए मोलों की संख्या बढ़ा दे हम, ढेर सारा मोल प्रभाज हो जाए, 5 गो मोल प्रभाज है, जोड़ने पे उसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 से ढेर होगा तो भी गलत है, कम होगा तो भी गलत है। कितना हो भी मोल प्रभाज हो, सबको जोड़ने पे आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे।
कोई दिक्कत है? और लास्ट हेडिंग हम लोग को क्या पढ़ना है? मोल प्रतिशत पढ़ना है ना, तो हेडिंग कर लीजिए आप मोल प्रतिशत। हो गया, मिटा दी इसे, कोई दिक्कत? लिख लिया आप लोग ना, सब मिटा दें। अंजलि, अंजलि कह रहे हैं, ये क्या नाम है इसका? संजना, ठीक है चलो। अब मोल प्रतिशत देखना है तो इसका डिफिनीशन नहीं देखना है, केवल फार्मूला देखना है। मोल प्रतिशत क्या होगा? तो मोल प्रतिशत आप कर लीजिए, मोल प्रतिशत, मोल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो मोल अंश, मोल अंश गुणे 100 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मोल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? मोल अंश गुणे 100, या एक और कर सकते हैं, मोल अंश पे क्या हो जाएगा? अवयव की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? मिश्रण या विलयन के मोलों की संख्या, मिश्रण के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, संख्या गुणे क्या हो जाएगा? 100। दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन फार्मूला कहां कहां यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? कंफ्यूजन होगा बेटा, अभी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, उसका आंसर ना पाना बुरी बात है। आपको हर कंफ्यूजन का आंसर दूंगा। जो पढ़ रहा है उसको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो समझो कि उसको कुछ आ ही नहीं रहा है। कंफ्यूजन होने का मतलब आप पढ़ रहे हो, जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो लोग ताना मारेंगे, तभी तो ताना मारेंगे। कोई भैंस जाती है तो लोग कहीं नहीं कुछ कह देते हैं, हाथी जाए तो, लेकिन दूर दूर से कहते हैं, पास तो रहते नहीं है थोड़ा। हाँ, कुत्ता भोंकता है, भैंस पे नहीं भोंकता है, लेकिन हाथी उसको पता है कि हाथी पैर रख दे तो खत्म हो जाएंगे, पैर रख दे तो मुंह बागा के तो टाइम ना मिले उनके। अब मुंह बढ़िया तो कहने धरी हो, इतना मोटो कर पैर होगा। हाँ तो जाना तो एक बार मुंह से धरना, एगो पाटवा से मार देगी तो उड़ जाओगे, पोछिए से मार दे तो दिक्कत हो जाएगा। हम हाथी से बहुत दूर रहते हैं, पता चले सूंड में दाब देता हमारा खेल खत्म। कोई दिक्कत है? अब एक काम आप लोगों के साथ मैं नहीं किया हूं, आप लोगों के साथ सॉल्व नहीं किया हूं, बस आप लोगों को संडे डीपीपी देने के लिए कहा था, डीपीपी का पूरा सॉल्यूशन वो वीडियो नहीं दिया हूं। कोशिश करूंगा कल आने से पहले वो वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपका पूरा डाउट खत्म हो जाए। कल न्यूमेरिकल भी पढ़ा दूं, पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल की परसों से क्लास में जो होगा कोई छुट्टी नहीं मारेगा, इसलिए क्योंकि परसों से आपका स्टार्ट होगा हेनरी का नियम। हाँ, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे का क्वेश्चन बनता है। जो जिसने छुट्टी मारा, आपका सिलेबस मैं टाइम से कंप्लीट कर दूंगा, वो आपका टेंशन नहीं है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप।